वेलकम टू इकोन डिकोडिंग। आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट जून में जो पेपर हुआ था वो कैंसिल हो गया था। और कैंसिल हो गया था तो री एग्ज़ाम जो हुआ था उस पेपर का एनालिसिस हम कर रहे हैं। और उस पेपर के एनालिसिस करने के दौरान जैसे पेपर में क्रम वाइज क्वेश्चन आए थे वैसे हम यहाँ पर भी क्रम वाइज क्वेश्चन करते चलेंगे, कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपका। और हर एक क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन करते चलेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन नीचे दिया भी गया है, हम लिखे भी हैं, तो उसको आप बेहतर पढ़ेंगे तो और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगी। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग हाउ मेनी फर्स्ट कंप्लीट डेज ऑफ लाइफ। प्रथम पूर्णकालिक जीवन के दौरान द डेथ ऑफ बेबी डिफाइंड एज द न्यूनेटल डेथ। यदि मतलब फर्स्ट पूर्णकालिक जीवन के दौरान यदि बेबी की डेथ हो जाती है तो उसे न्यूनेटल डेथ बोला जाता है। तो कह रहा है कि वो जो डेज होता है कितने कितने डेज में वो डेथ होने पर न्यूनेटल डेज बोला जाता है, तो उस वो कौन सा डेज है, मतलब वो कितने दिन को न्यूनेटल डेज बोला जाता है। तो बोला जाता है वो 28 डेज को। क्या 28 डेज ये कंप्लीट करने से पहले, 28 डेज ये कंप्लीट करने से पहले बेबी का डेथ हो गया तो उसे हम नियोनेटल डेथ के नाम से जानते हैं। उसे हम क्या नियोनेटल डेथ के नाम से जानते हैं। अब होता यहाँ पर क्या है कि जो बेबी होता है वो बहुत कमज़ोर होता है, मतलब 28 डेज में बहुत कमज़ोर होता है, तो उसको बहुत देखभाल करना पड़ता है। अदरवाइज मतलब वो सबका मतलब ऐसा कुछ होना, मतलब उसके डेथ हो जाना 28 डेज में, वो सब एक बहुत क्रिटिकल रोल होता है, इसलिए उसका देखभाल अच्छे से करना होता है उस समय। तो उसे हम क्या बोलेंगे, उस मतलब एक वनरेबल मोस्ट ऑनरेबल होता है। 28 डेज क्या होता है, मोस्ट ऑनरेबल होता है, तो उसमें बहुत क्रिटिकल रोल होता है, तो उसमें हम ध्यान नहीं देंगे तो दिक्कत आ जाएगी। तो 28 डेज में क्या बोला गया, हमारा न्योनेटल डेज बोला गया 28 डेज के, या उसके पहले डेथ हो जाती है। और यदि 7 डेज में हो जाती है तो उसके अर्लियर न्योनेटल पीरियड बोला जाएगा। क्या अर्लियर न्योनेटल पीरियड्स, या 7 डेज के अंदर हुआ तो उसे अर्लियर न्योनेटल पीरियड बोला जाएगा। और यदि 8 to 28 डेज के बीच हुआ, 8 to 28 डेज के बीच हुआ तो उसे लेट नियोनेटल पीरियड बोला जाएगा। उसे क्या बोला जाएगा, लेट नियोनेटल पीरियड। अभी क्या हुआ कि इसमें एक क्वेश्चन आ चुका है, ठीक, नियोनेटल पीरियड, नियोनेटल डेज। अब क्या है, अब इसमें दो क्वेश्चन और बन सकते हैं कमिंग एग्जाम में। जो अपकमिंग एग्जाम है उसमें भी दो क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं यहाँ से, क्योंकि ये कि अर्लियर नियोनेटल पीरियड क्या है और लेट नियोनेटल पीरियड क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडोजीनियस वेरिएबल, जैसे देखिए ये मिलान करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडोजीनियस वेरिएबल। तो इंडोजीनियस वेरिएबल जो है वो साइमल्टेनियस इक्वेशन पर जाएगा। किस पर जाएगा, साइमल्टेनियस इक्वेशन, क्योंकि इसमें क्या होता है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं वही बाद में डिपेंडेंट बन जाते हैं, इसलिए साइमल्टेनियस इक्वेशन में क्या होता है, इंडोजीनियस वेरिएबल साइमल्टेनियस पर जाएगा। जो काउंट आर स्क्वायर है ये पैनल डाटा में होता है, काउंट स्क्वायर क्या है, पैनल डाटा रिलेशन में जाएगा, ठीक है। लंच बाग से स्टेटिक है, ये ऑटो कोरिलेशन पर कहीं जाएगा, ऐसा कुछ लिखा हो जैसे इसमें ऑटो कोरिलेशन है, ठीक है। और लिस्ट का, अब लिस्ट स्क्वायर डमी वेरिएबल मॉडल जो है ये जाएगा आपका लॉगिट रिग्रेशन मॉडल। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं नीचे, यहाँ पे है। जो काउंट आर स्क्वायर यूज किया जाता है वो किस में किया जाता है, वो यहाँ पर लिखा है कि काउंट आर स्क्वायर टाइपिकली यूज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पैनल डाटा रिग्रेशन। किसमें किया था, पैनल डाटा रिग्रेशन में, ठीक है। जबकि लंच बॉक्स स्टेटिस की बात करेंगे तो ये यूज किया जाता है डिटरमाइन टू डिटरमाइन दी देयर देयर आर एनी ऑटो कोरिलेशन। कोई भी ऑटो कोरिलेशन है तो उसमें लंच बॉक्स स्टेटिस का प्रयोग करके उसको देखा जाता है कि यहाँ ऑटो कोरिलेशन है या नहीं, इसको चेक करने के लिए किया जाता है। बाकी इसमें लिस्ट स्क्वायर डमी वेरिएबल ये सब चीज़ें यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया गया, तो इसको आप पढ़ेंगे तो बेहतर समझ में आएगा पैनल डाटा क्या होता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ये है, इसमें नए इक्विलिब्रियम को हमको ढूंढना है। इसमें क्या है, इसमें पूछ रहा है कि नए इक्विलिब्रियम क्या है। देखिए अब इसमें हम ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्या है क्वेश्चन है। अब इसमें हमको ढूंढना है नए इक्विलिब्रियम।
तो नए इक्विलिब्रियम ढूंढने के लिए क्या होता है, जैसे ये आपका क्वेश्चन दिया है, तो पहले इस वाले को हम बंद कर लेते हैं, इस वाले को बी वन को बंद कर लेंगे, तो हमारा बचेगा ए वन ए टू ए थ्री। तो प्लेयर हम पहले प्लेयर टू को बंद करेंगे, प्लेयर टू कौन है, 2 5 2, इसको हम बंद कर देंगे ऐसे हाथ से। ये हम ट्रिक बता रहे हैं, इसको सॉल्व करेंगे टाइम लगेगा। यहाँ ट्रिक क्या है, पहले बी वन को हम ऐसे बंद कर लेते हैं, ऐसे बी वन को बंद कर लेते हैं। अब बचेगा कितना, ए वन ए टू ए थ्री का बचेगा, मतलब प्लेयर वन का बचेगा। तो प्लेयर वन में सबसे ज़्यादा क्या है, 4 है, इसको ऐसे गोला कर लो, ऐसे इसको बंद कर लो। सबसे ज़्यादा कौन है, 4 है, गोला कर लो, ऐसे इसको बंद करो। सबसे ज़्यादा कौन है, 5 है। अब ये हम कर लिए प्लेयर वन का, अब हमको प्लेयर टू करना होगा, ठीक है। जब प्लेयर टू करेंगे तो हमको ऐसे ए वन बंद कर लेना होगा ऐसे, ठीक है। ये वाला प्लेयर वन को बंद करेंगे तो बी वन इस वाले में आ जाएंगे। जब इसमें आ जाएंगे, रुकिए 1 मिनट। हम्म ठीक है। अब क्या हुआ कि जब इसमें आएंगे तो इससे सबसे ज़्यादा कौन है, 5 है। और प्लेयर टू में फिर देखेंगे 4 है। और फिर इसमें देखेंगे प्लेयर टू में बी थ्री में क्या है, 4 है, ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे नए इक्विलिब्रियम के लिए क्या होता है। नए इक्विलिब्रियम और सडल पॉइंट के लिए क्या होता है कि जहाँ पर दोनों गोला मैच खा जाए, जैसे यहाँ पर दोनों गोला मैच खा गया, तो ये हमारा क्या है, नए इक्विलिब्रियम है। यहीं पर हमारा नए इक्विलिब्रियम है। तो द स्ट्रेटजी ऑफ कॉम्बिनेशन ए थ्री बी टू विथ आउटकम 4 4, मतलब क्या है कि ए थ्री ये और बी टू ये, और दोनों का आउटकम क्या है, 4 4 है। तो यहाँ हमारा नए इक्विलिब्रियम, नए इक्विलिब्रियम क्या है, विथ आउटकम 4 4 है। और द स्ट्रेटजी ऑफ कॉम्बिनेशन ए थ्री एंड बी टू है, ठीक है। जैसे ये ए थ्री और बी टू, ये देखो, और यहाँ 4 4 है, ठीक, ऐसे। अब इसी को हम, जैसे इसमें हम डोमिनेंट स्ट्रेटजी निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे, उसको हमने यहाँ भी कर दिया, क्योंकि अभी नए इक्विलिब्रियम पूछा, कभी डोमिनेंट स्ट्रेटजी पूछ लिया तो इसलिए ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ प्लेयर वन है और ऊपर प्लेयर टू है, ठीक, ऊपर क्या है, प्लेयर टू है। अब क्या है, ये हमारा स्ट्रेटजी ऑफ कॉम्बिनेशन नए इक्विलिब्रियम का था, जहाँ सैडल पॉइंट दिखाई दिया। अब हम प्लेयर वन को अलग कर लेंगे। प्लेयर वन की वैल्यू है 4 3 5 2 2 3 4, और 5 3 3 ये प्लेयर वन की वैल्यू है। और ये प्लेयर टू की वैल्यू है बी वन बी टू बी थ्री 2 2 5 2 1 2 4 0 4 1, ये प्लेयर टू की वैल्यू है। अब हम देखेंगे डोमिनेंट स्ट्रेटजी कैसे निकालना है। तो हम जब प्लेयर वन की बात करेंगे तो पहले ये हमारा ए1 ए2 में देखेंगे, ए वन और ए टू में देखेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसे 4 3 4 3 2 3 2 3 और 5 3, ये 5 3। तो इन तीनों, इस सबको ऐसे लिख लेंगे और देखेंगे कौन सा इसमें बड़ा है। तो इसमें से 4 बड़ा है, फिर 3 बड़ा है, और फिर 5 बड़ा है। तो नो डोमिनेंट स्ट्रेटजी। क्यों नो डोमिनेंट हुआ, क्योंकि हमारा डोमिनेंट करने के लिए ऐसे ऐसे कुछ होना चाहिए, मतलब लगातार तीनों तीनों का जो क्रम है, जो ये बड़ा का साइन है, किसी एक तरफ होना चाहिए, तब वो डोमिनेट कर पाएगा, ठीक। और ऐसा इसमें नहीं हुआ, प्लेयर वन के ए वन एंड ए टू में नहीं हुआ, तो इसमें क्या हुआ, नो डोमिनेंट। ऐसे हम जाएंगे ए टू एंड ए थ्री में, किस में जाएंगे, ये वाला ए टू हुआ और ए थ्री हुआ, ए टू एंड ए थ्री में जाएंगे तो 3 5 3 5 3 4 और 3 3 इसमें देखेंगे। तो 3 5 में देखेंगे तो 5 बड़ा हो गया, ठीक, 4 बड़ा हो गया, और 3 3 में देखेंगे तो ये बराबर है, और बड़ा भी करें तो 3 बड़ा होगा। तो इसमें डोमिनेंट स्ट्रेटजी है। क्यों क्यों, क्योंकि इसमें इस तरफ देखिए एक ही तरफ है, एक ही तरफ साइन जा रहा है, और एक ही तरफ जब साइन जा रहा है तो कौन बड़ा है, ए थ्री बड़ा है, और ए थ्री बड़ा है तो ए थ्री के पास क्या है, डोमिनेंट स्ट्रेटजी। तो ए थ्री है डोमिनेंट स्ट्रेटजी, तो ए थ्री क्या कर दिया, डोमिनेंट कर दिया किसको, ए वन को। तो ऐसे हम फिर ए1 ए3 देख लेंगे, ठीक। तो ये प्लेयर उनका खत्म हो जाएगा, तो ये ए1 ए3 देखेंगे, इसमें नो डोमिनेट स्ट्रेटजी आएगा। ऐसे हम प्लेयर टू में जाएंगे, जब प्लेयर टू में जाएंगे तो उसको हार्जेंटल देखें, इसको वर्टिकल देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर से है बी1 बी2 बी3। तो इसे 2 5 2, तो 2 5 2 लिख लो, और 1 2 4 इसको लिख लो। तो बी1 बी2 में देखना है, तो नो डोमिनेट स्ट्रेटजी, क्योंकि ये साइन पहले इधर है, फिर इधर है, फिर इधर हो गया। तो एक ये तीनों एक तरफ हो जाता ऐसे, तो डोमिनेंट स्ट्रेटजी बी वन की हो जाती, बट ऐसा नहीं हुआ, इसलिए डोमिनेंट स्ट्रेटजी किसी का नहीं है। ऐसे बी2 बी3 में देखेंगे, यहाँ भी नहीं है डोमिनेंट स्ट्रेटजी। ऐसे बी1 बी3 में देखेंगे, यहाँ भी डोमिनेंट स्ट्रेटजी नहीं है, ठीक है।
अब आगे बढ़ेंगे। देखिए ये क्वेश्चन हमारा है एनबीएफसी से। ये एनबीएफसी से क्वेश्चन है कि एनबीएफसी क्या क्या चीज़ें एनबीएफसी में होती है और क्या क्या चीज़ें इसमें नहीं होती एनबीएफसी में, ठीक है। तो एनबीएफसी क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इन इंडिया। तो नॉन नॉन फाइनेंशियल सॉरी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो है वो आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत बनी है। कि कौन से एक्ट, आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत। और पहला ही ऑप्शन कह रहा है कि ये रजिस्टर्ड अंडर द आरबीआई एक्ट 1948 नहीं। तो पहला ऑप्शन सीधा सीधा क्या हुआ, गलत हो गया, ठीक। क्योंकि इसमें सीधा कह रहा है कि मतलब एक्सप्लेनेशन में कह रहा है सीधा कि जो एनबीएफसी है वो आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत आती है और 1934 के अंतर्गत बनी है। तो पहला ऑप्शन गलत हुआ। सेकंड ऑप्शन क्या है, एनबीएफसी कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड और कैन नॉट सॉरी हाँ कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट लाइक कमर्शियल बैंक। सही है। ये कह रहा है कि एनबीएफसी जो कैन नॉट एक्सेप्ट, ये नहीं कर सकती है डिमांड डिपॉजिट लाइक कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक की तरह ये डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। बिल्कुल सही है। क्योंकि बैंक और एनबीएफसी में यही डिफरेंट है कि एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट ये सब एक्सेप्ट नहीं करती है, मांग जमा को स्वीकार नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो गया। एनबीएफसी हैव द इन्वेस्टमेंट स्पेसिफिक प्रेजेंट द एक्सेस एसेट्स इन, एक मिनट, हाँ क्या था, ये कॉल आ गया था, थोड़ा जाना पड़ा। तो एनबीएफसी इन्वेस्ट द स्पेसिफिक प्रेजेंट दियर द एसेट्स इन अनएनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटी। ये ठीक है कि एनबीएफसी है मतलब जो कि क्या इन्वेस्टमेंट करती है स्पेसिफिक प्रेजेंट एसेट्स अनएनकम्बर्ड सिक्योरिटी, ये ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा सही है। ऑप्शन नंबर डी पर जाएंगे, एनबीएफसी हुई द एंगेज द मर्चेंट बैंकिंग ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ये भी ठीक है, इसमें भी ये होता है, ठीक। और एवरी एनबीएफसी है द क्रिएटेड रिजर्व फंड, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सी डी ई, ऑप्शन नंबर 2 सही है। ये इसको हमको मिलान करना है तो इसमें हम देखेंगे जैसे क्या पी क्यू एल आई, तो पी क्यू एल आई कब आया, पी क्यू एल आई हमारा आया 1979, 1979 और किसके द्वारा दिया गया, मारिस डिमेरिस, मैरिस डिमेरिस के द्वारा दिया गया। तो ऑप्शन नंबर इसमें 4 सही है, पहले का 4। एच डी आई 1990 में आया और ये किसने दिया, महबूब उल हक ने दिया, जिसमें अमर्त्य सेन और भी लोग हैं। और कैपेबिलिटी अप्रोच कब आया, ये आया 1980 में, जिसको किसने दिया, अमर्त्य सेन ने दिया। और मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स आया 2010 में, जो अलकिरी ने फॉरेस्टर ने दिया। थर्ड सही है। बाकी इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिखा भी गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति समाज में कोई लाभ नहीं देती बल्कि ये अनेक वास्तविक लागतें देता है, निम्नलिखित में कौन सी मुद्रास्फीति लागतें हैं। कर इसमें कह रहा है कि मुद्रास्फीति जो होती है, मनी इन्फ्लेशन होता है, इससे कोई हमको प्रॉफिट नहीं होता, बल्कि ये क्या करता है कि हमको और भी कास्ट हमको लगा देता है हमको ढोने के लिए। तो इसमें कौन सा सही है, तो क्या है, कम मुद्राधारता के संदर्भ में सूलेदर कास्ट। सूलेदर कास्ट मतलब हम बार बार बैंक आते जाते हैं, जैसे मनी इन्फ्लेशन आ गया तो इन्फ्लेशन होने से क्या हमारी परचेजिंग पावर रिड्यूस हुई, और जब हमारी परचेजिंग पावर रिड्यूस होगी तो बार बार आपको बैंक जाके पैसे निकालना पड़ेगा, तो ऐसे हम बार बार जाएंगे पैदल तो जूता घिस जाएगा। सूलेदर कास्ट हुआ, कहने का मतलब ट्रांजेक्शन कास्ट वो सब जिसमें जोड़ कर माना जाता है। तो सूलेदर कास्ट, तो आपका नंबर ये सही है। अधिक फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, अधिक फ्रीक्वेंसी में समायोजन कीमतों में संबंध में मेन्यू लागत। मेन्यू लागत क्या है कि जो रेस्टोरेंट में जाएंगे तो हमको एक मेन्यू मिलता है खाना खाने के लिए, उस मेन्यू को हम बार बार चेंज करेंगे तो उसकी कास्ट नहीं होगी क्या, कास्ट होगी। तो मेन्यू लागत छोटा सा नाम दिया गया, उसके अंदर और भी चीज़ शामिल है, ठीक। तो ये भी सही है। एसएससी एसएससी को देखेंगे तो सापेक्ष कीमतों की बढ़ी हुई परिवर्तनशीलता, ये भी ठीक है। कर संहिता के गैर सूचांक के कारण कर देयता की अनाश्रित बदलाव, ये भी ठीक है। कठिन हिंदी लिखी है। ऋणों के साथ संबंध में संपत्ति मनमाना पुनः वितरण। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही है, ऑलमोस्ट सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, दी राइज इन दी नॉमिनल स्टॉक ऑफ मनी काजेज। कह रहा है किस कारण से जो मनी स्टॉक है, नॉमिनल मनी स्टॉक वो हमारा बढ़ जाता है, उसे क्या कारण है।
तो मनी स्टॉक बढ़ने का क्या कारण है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हो जाए किसी तरीके। तो रिडक्शन इन नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। और जब नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कम होगा तो उसके बाद क्या होगा कि मनी अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, मनी अवेलेबल ज़्यादा हो जाएगा, और मनी अवेलेबल हो ज़्यादा हो जाएगा मतलब कि मनी सप्लाई बढ़ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि सप्लाई ऑफ मनी बढ़ गई, तो एक्सीड डिमांड, सप्लाई ऑफ बनेगी तो एक्सीड डिमांड हो जाएगा। और सप्लाई ऑफ मनी बढ़ने का मतलब कि इंटरेस्ट रेट कम हुआ, सप्लाई ऑफ मनी बढ़ गई, इसका मतलब रियल इनकम हमारा बढ़ गया। और रियल इनकम बढ़ेगा तो एज द मतलब इंटरेस्ट रेट घटने से क्या होता है कि हम ज़्यादा बारो कर पाते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट चीपर हो गया, और चीपर होने से हम ज़्यादा बारो कर पाएंगे, तो इसका मतलब कि हमारा रियल इनकम बढ़ गया, हम ज़्यादा डिमांड करेंगे। तो इस समय तो ऐसे में क्या होगा कि जो इन्वेस्टमेंटर होता है मोर प्रोडक्शन करेगा, और लीडिंग द हायर आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट सब जनरेट हो जाएगा इंटरेस्ट रेट से, ऐसा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे तो यही चीज़ लिखा गया है जो चीज़ अभी तक हम बोले हैं। तो इंटरेस्ट नंबर बी में क्या, तो ऑप्शन नंबर बी में क्या है, रिडक्शन द इक्विलिब्रियम ऑफ नॉमिनल इंटरेस्ट रेट एंड इंक्रीज द रियल इक्विलिब्रियम रियल इनकम। मतलब कुछ कहने का मतलब ये ऐसे है, मान लीजिए ये ऐसे है, ठीक है। यहाँ आई इसलिए मॉडल में से डाल लें तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट हमारा है, लेकिन जैसे ही डिक्रीज करेगा ये तो कुछ यहाँ पर आ जाएगा, और कुछ ये ऐसे होगा, फिर बाद में बढ़ जाएगा, इसको बनाना पड़ेगा आप, ठीक है। मांटियन प्रोटोकॉल, पहला क्या है, मांटियन प्रोटोकॉल। जो हमारा मांटियन प्रोटोकॉल है ये 1987 में आया था। कब आया था, 1987 में। और मांटियन प्रोटोकॉल जो आया था ये आ रहा था सीएफसी कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल सीएफसी हो जाएगा। जो कॉप 28 आया था, कॉप 28 आया था 2023 में। 2023 में आया था, ये था क्लाइमेट चेंज के लिए, ठीक है। ये चला जाएगा थर्ड, क्लाइमेट चेंज के लिए था। रियो 20 जो था ये हमारा आया था 2012 में, और ये आया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, ठीक। और बिलिंगनेस टू एक्सेप्ट और बिलिंगनेस टू पे ये चलाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन वैल्यूएशन मेथड में। कॉन्टीजेंट वैल्यूएशन मेथड क्या होता है, जैसे कोई घर है तो कोई स्टेशन के किनारे है, कोई के पास एनवायरनमेंट अच्छा है, तो उसके द्वारा बिलिंगनेस टू पे, बिलिंगनेस टू एक्सेप्ट वहाँ डिसाइड होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग टेक्स्ट इन द सीक्वेंस which they were introduced starting from earliest to latest। सबसे ओल्ड से सबसे नया करना है, मतलब कौन कौन सा टैक्स कैसे कैसे आया। तो मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स जो आया था वो 1996 में आया था। तो ऐसे कहा मिनिमम मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स ये 1996 में आया। सबसे पहले क्या हो गया, डी हो गया। फिर आया सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। जो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स है वो ये हमारा आया 2004 में, ठीक। तो पहले डी हुआ, फिर उसके बाद में बी हुआ। अब हो जाएगा हमारा बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स। जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स है ये आया 2005 में, और 2005 में आता है, 2009 में इसको क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं, 2009 में इसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो पहले डी, फिर बी, फिर सी। अब आएगा कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो आता है ये आता है 2013 में, ठीक है, ये आता है 2013 में। और एंजल टैक्स जो होता है ये 2012 में आता है, और ये आता है स्टार्टअप को लगने के लिए। हम कोई अनलिस्टेड कंपनी है जो स्टार्टअप करते हैं उसके ऊपर सीधा टैक्स लग जाता है, उसको हम एंजल टैक्स के नाम से जानते हैं। बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स क्या आता है, 2005 में आता है, 2009 में खत्म कर दिया जाता है। अल्टरनेटिव मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स 1996 में आता है। इसका ये टैक्स इसलिए लाया जाता है क्योंकि जो कंपनी होती है उसको जब हायर प्रॉफिट होता है, कम टैक्स पे करती है, तो उसको एक टैक्स फिक्स करने के लिए मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स आपको पे करना होगा, उसके लिए लाया जाता है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो 2004 में लाया था, जो चीज़ें हम सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन करने के लिए मतलब ट्रांजैक्शन करते हैं, मतलब उस सब पे लगता है, 2004 में लाएगा। बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स जो होता है, इसमें जो हम बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स होता है, मतलब हम पैसा विड्रॉल करते हैं, ये सब करते हैं, तो उसमें ये लगाया गया था कि 2009 में इसको हटा दिया गया था कि हम विड्रॉल करने पर भी टैक्स लगाएं, ये सब चीज़ें नहीं ठीक लगी थी, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन इस पेज में है, इसको पढ़ेंगे तो बेहतर समझ में आएगा, ठीक। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैंक रन क्या है। पहला देखिए, पहले इसको हम इस इन मतलब इन सब का हम मिलान कर देते हैं, फिर इसके बारे में जानते हैं। बैंक रन चला जाएगा पी डायमंड, क्यू रेशियो चला जाएगा टोबिन, जेनविन सेविंग चला जाएगा डी पायर्स,
और माइक्रो फाइनेंस चला जाएगा मोहम्मद यूनुस। ठीक है। इसमें क्या होता है, बैंक रन क्या होता है कि जब 1930 की मंदी आई थी, जिस समय जॉन मिनार्ड कीन्स आए थे 20th सेंचुरी में, उस समय क्या हुआ था कि ऐसे कोई अफवाह उड़ी कि बैंक जो है आपका पैसा नहीं लौटा पा रहा है, वो आपका पैसा नहीं लौटा पा रहा है, तो लोग क्या किए, बैंक से पैसा लेने के लिए पहुंच गए। जब बैंक से पैसा लेने के लिए पहुंच गए तो बैंक के पास उतना पैसा नहीं होता। बैंक आपका पैसा लेता है लेकिन पैसा आपको वो तुरंत नहीं देता है, क्योंकि बैंक क्या करता है, बैंक आपका पैसा कहीं ना कहीं दूसरों को लोन पे दे देता है, उस उससे वो प्रॉफिट जनरेट करता है। ठीक है। और लोग ऐसे पहुंच गए लेने के लिए, तो वहां पर क्या हुआ, बैंक क्रैश कर गया था। ठीक है। तो उसको बैंक हरण के नाम से जानते हैं कि जब हम मतलब लोग पहुंचे तो बैंक विड्रॉल नहीं कर, मतलब बैंक से लोग अपना पैसा विड्रॉल नहीं कर पाए इस कारण। ठीक है। फिर क्या है, फिर आपका है क्यू रेशियो। क्यू रेशियो एक फार्मूला जो जेम्स टोबिन ने दिया था। ठीक है। और जेन्युइन सेविंग क्या है, जेन्युइन सेविंग जो है ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, जिसमें इन्वायरमेंट का मतलब इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का कॉन्सेप्ट जोड़ के चलते हैं, तो उसमें चला जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा कौन, ये पी डी पायर्स हो जाएगा, डी पियर्स। ठीक है। माइक्रो फाइनेंस ये मोहम्मद यूनुस ने लाया था, जो 1976 में लाए थे, इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया है। और जेन्युइन सेविंग डी पियर्स ने 1993 में लाया था, और क्यू रेशियो टोबिन जो 1969 में। ठीक। बस इतना ही था। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन था। तो ठीक है, हम यहाँ तक आज कर लिए हैं, इसके आगे फिर करेंगे।